रिफ्लेक्शन के बारे में। जैसा कि कल हम बता रहे थे कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े। उसमें क्या था कि जो है कि ऐसे लाइट रेज पड़ती है किसी सरफेस पे, और अगर सरफेस का एक सतह पॉलिश्ड है, जैसे एज द केस ऑफ मिरर, इन द केस ऑफ मिरर के केस में जिसका एक सतह पॉलिश्ड होता है, तो वो क्या करती है कि लाइट रेज को टोटली डाइवर्ट कर देती है, उसका पार्शियली भी अपने अंदर से नहीं जाने देती, गुजरने देती, टोटली डाइवर्ट कर देती है। लेकिन वो सरफेस जिसका दूसरा साइड यानी पॉलिश न किया हो, तो उसके अंदर से हमें लाइट रेज जो है जाती हुई मालूम पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर गुजर रही है लाइट रेज। तो इसका मतलब कि और ज्यादा वहां पे क्या होता है कि वहां पे बहुत कम डेविएशन होता है, और अगर एक सतह पॉलिश्ड है तो टोटली लाइट रेज को क्या करती है, डाइवर्स कर देती है, डेविएट कर देती है। तो जैसा हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा कि ये इंसिडेंट रेज हो गया, इंसिडेंट रेज, ये हो गया रिफ्लेक्ट रेज, और ये बीच में एक नॉर्मल की परिकल्पना की जाती है। एक इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, ये पैरेलल माना जाता है, यानी कि इस सतह के पैरेलल माना जाता है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल का परिकल्पना की जाती है। तो कल हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा कि जो इंसिडेंट एंगल होता है, फर्स्ट नियम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट नियम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट नियम ये है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया आप लोगों का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये है हम लोग का, ये है हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े, फर्स्ट नियम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड नियम है इसका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रूल है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकेंड नियम है कि द इंसिडेंट रेज, द रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल मीट एट द सेम पॉइंट, एक बिंदु पर तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो यही है इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल मीट एट द सेम पॉइंट। ये हम लोग का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ये क्या हुआ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका कि इंसिडेंट रेज क्या होती है, जो दूसरे माध्यम से कोई किरण आकर दूसरे माध्यम पे पड़ती है, उसे इंसिडेंट रेज कहते हैं। और उस माध्यम पे पड़ने के आफ्टर दैट, पड़ने के बाद जब वो थोड़ा सा डेविएट होगा, वो कितना डेविएट होगी, वो रेज कितना मिलेगी उस सतह पर, मतलब कि गिरने के उपरांत, पड़ने के उपरांत, वो सतह के नेचर पर डिपेंड करता है कि सतह कैसा है। पॉलिश्ड सतह है, जैसे कि हम लोग एज ए ग्लास मान लिए, स्टेनलेस स्टील का कोई डोर है, तो हम लोग देखेंगे कि जब स्टेनलेस स्टील के डोर की तरफ हम दिन में जब सनलाइट टोटली उस पर पड़ता है, तो हमें वो चमकीला मालूम पड़ता है। तो कहने का मतलब कि वो टोटली लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है, पूरा डेविएट कर देती है। तो ये उस सतह के नेचर पे निर्भर करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी माध्यम से अनदर माध्यम पर लाइट कोई भी रेज पड़ती है, तो उसे इंसिडेंट रेज कहते हैं, लाइट रेज जो भी पड़ती है, और उस माध्यम में पड़ने के उपरांत थोड़ा सा डेविएट होके जो माध्यम उस लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो रिफ्लेक्टेड रेज कहलाती है। और दोनों के बीच में इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो एंगल बनता है, एक जो टोटल
नॉर्मल की परिकल्पना की जाती है, जिसे हम लोग अभिलंब बोलते हैं। तो यही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड अनदर इज इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल मीट एट द सेम पॉइंट। अब हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, ऐसा ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, नियमित परावर्तन क्या होता है, एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, अनियमित परावर्तन क्या होता है। तो कहने का मतलब कि अगर ये रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ये सतह की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, नेचर पर निर्भर करता है। जैसे कि हम लोग एज फॉर एग्जांपल ऑफ मिरर, एक मिरर का एग्जांपल ले लें। देखते हैं हम लोग कि मिरर पे सनलाइट को ऐसे करते हैं, उसके सामने मिरर के मतलब कि सनलाइट के सामने मिरर को करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करता है दीवार पे। हमारी आंखों पे कोई वो रिफ्लेक्शन डालता है, अगर मिरर को हमारी आंखों की तरफ करता है, रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पर पड़ता है, तो हमें क्या होता है, हम ज्यादा देर तक उस रिफ्लेक्शन के आगे अपनी आंखों को नहीं टिका पाते हैं। हमें कुछ ही पल में थोड़ा सा हमें अनकंफर्ट जैसा महसूस होने लगता है, यानी कि हमें थोड़ा मुश्किल जैसा महसूस होने लगता है। तो वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। मिरर के केस में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, बीम्स ऑफ लाइट लगातार पड़ती है और हमारी आंखों पर लगातार रिफ्लेक्ट होती है। वहां हमें मुश्किल कष्ट मालूम पड़ता है ज्यादा देर तक, मतलब उसको झेलने में। तो इसे ही रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज which occurs continuously, जो लगातार होता है, and in a definite direction, which occurs continuously and in a definite direction, जो कि लगातार होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन सतह से लगातार होता है रिफ्लेक्शन, and in a definite direction, continuously होता है, and in a definite direction, और एक निश्चित दिशा में होता है। यानी कि ये नहीं कि एक रेज का यहां से हो गया तो दूसरे रेज का मान लीजिए कि एक रेज का यहां से हुआ तो अब ये मान लें कि दूसरी रेज आई तो इसका एकदम ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। यानी कि एक डिफिनिट डायरेक्शन में होता है, जैसा इसमें अंतर रहेगा उतना ही इसके रिफ्लेक्शन में अंतर रहेगा, उसी के हिसाब से मतलब पैरेलल होता है। यहाँ ये क्या है, पैरेलल है। तो जहां इतना इससे जितनी दूरी इसकी पीछे घटाएंगे उतना हमारा ये पीछे घटेगा, ठीक है, जितना आगे बढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा, ऐसे करके होता है। और जो यहाँ ऐसे हो रहा है ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है, ये हम लोग को रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। और जो यहाँ पे ये हो रहा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में जैसा पढ़े हम लोग की लाइट रेज का रिफ्लेक्शन कंटिन्यूअसली होता है एंड इन डेफिनिट डायरेक्शन होता है। मतलब कि दो रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में एक दूसरे की समांतर होती है, इंसिडेंट रेज भी पैरेलल होती है और ये भी पैरेलल होती है। बट इन द केस ऑफ इरेगुलर डायरेक्शन के केस में क्या होता है कि जो है इंसिडेंट रेज का रिफ्लेक्शन कंटिन्यूअसली नहीं होता है, लगातार नहीं होता है, रैंडमली होता है। यानी कि रैंडमली होता है, यथातथा तौर पर होता है। ये नहीं कि एक रेज यहां गई तो दूसरी रेज इसी के पैरेलल जाएगी, एक निश्चित दोनों के बीच में एक निश्चित गैप रहेगा, एक निश्चित डिस्टेंस रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक रेज अगर यहां से गई तो दूसरी रेज यहां से जा सकती है, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन का केस है। तो यही तो हम लोग कहे कि अगर सतह से लाइट रेज का रिफ्लेक्शन लगातार होता है तो उस स्थिति में हम वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाते, सुगमता पूर्वक इजीली नहीं देख पाते, वहां हमें कष्ट होता है वस्तुओं को देखने में। जैसे कि हम लोग एक तरह से देखने की अगर हम लोग सन को ही लगातार देखें तो हमें देखने में थोड़ा अनकंफर्ट महसूस होता है, कुछ देर बाद हम देखना बंद कर देते हैं। कोई हमारी आंखों पर टॉर्च की रोशनी ही मतलब कि जलाता है तो हमारी आंखों को कष्ट होने लगता है। मिरर के केस में जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि एकदम सही एग्जांपल है मिरर का, या जब सनलाइट जब किसी दरवाजे पर ज्यादा पड़ता है डे टाइम में तो वो अगर कोई दरवाजा स्टेनलेस स्टील का उसे हम लोग ज्यादा देर तक नहीं देख पाते, क्योंकि लगातार रिफ्लेक्टेड रेज लगातार हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे
जिससे हमें देखने में कष्ट महसूस होता है। तो हम लोग ज्यादातर वस्तुओं को इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख पाते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में तो हम लोग कुछ देर के लिए वस्तुओं को देख पाएंगे, फिर हम मतलब कि अपनी आंखों को बंद करना चाहिए, हमें देखने में कष्ट महसूस होगा। तो यही है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे लिए हार्मफुल होता है, ये हार्मफुल होता है हमारे लिए, क्या होता है, हार्मफुल होता है, नुकसानदेह होता है। बट इररेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है हमें क्या होता है, हार्मफुल नहीं होता, ये हमारे लिए यूजफुल होता है, लाभकारी होता है। और हम लोग मोस्टली थिंग्स को इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख पाते हैं। दोनों में डिफरेंस में आपको समझाया गया कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में कंटिन्यूअसली लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होता है, इन्हें डेफिनेट डायरेक्शन से निश्चित दिशा में होता है। दो इंसिडेंट रेज और दो रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो गैप होता है वो एक निश्चित होता है। दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, दो इंसिडेंट रेज भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और दो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे के पैरेलल होती है। बट इन द केस ऑफ इररेगुलर रिफ्लेक्शन लाइट रेज का रिफ्लेक्शन जो होता है रैंडमली होता है, यथातथा तौर पर होता है। एक रेज अगर यहां से गई तो दूसरी रेज यहां से भी जा सकती है, इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होता। और ये हमारे लिए यूजफुल होती है क्योंकि इनमें लाइट रेज का रिफ्लेक्शन लगातार नहीं होता, इसलिए हमारी आंखें इन्हें आसानी से देख पाती है। अब हम लोग देखेंगे विजुअली, अब हम लोग को देखना है नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाया है, आप लोग देख सकते हैं इसको, कि दिखाया है कि कॉम्ब के केस में अगर कोई कंघी ले, हम लोग कंघी ले और उसको प्लेन मिरर के पाथ में रखें जिसपे की लाइट रेज गुजरती है, उसके पाथ में कंघी को रखें जो कि लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर उस कंघी पे पड़ती है। तो हम लोग देखेंगे कि कंघी के हर एक, उस पे लाइट रेज कॉम्ब पर पड़ा तो उसके हर एक सतह से, उसके हर एक जो कंघी में निकले होते हैं, जो उसकी धारियां होती हैं, स्ट्राइप्स जो निकले होते हैं, हर एक धारियों से लाइट रेज रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, जो कि एक रेगुलर रिफ्लेक्शन का ही एग्जांपल है। अब हम लोग को पढ़ना है मल्टीपल इमेजेस। कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग एक सिंगल प्लेन मिरर लेते हैं तो एक इमेज बनता है, लेकिन अगर हम लोग दो प्लेन मिरर को आपस में कंबाइन करें तो क्या दो इमेज बन सकता है, अलग अलग इमेज बन सकता है? ऐसा नहीं है। अगर हम लोग दो प्लेन मिरर को भी आपस में कंबाइन करेंगे तो दो अलग अलग इमेज, दो सेपरेट इमेज नहीं बनेगा, एक ही इमेज बनेगा। अब हम लोग को पढ़ना है सनलाइट। क्या पढ़ना है? नेक्स्ट टॉपिक इज द सनलाइट। सनलाइट तो कहने का मतलब सनलाइट, सूर्य का प्रकाश क्या होता है? सूर्य का प्रकाश क्या होता है? व्हाइट होता है और कलर्ड होता है सूर्य का प्रकाश, या ऐसे तो हमको रंगीला मतलब कलर नहीं मालूम पड़ता, क्या तो हमें लाइट मालूम पड़ता है, नहीं तो दिन में हमें शायद ब्राउन टाइप का मालूम पड़ता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। पिछले क्लासों में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सनलाइट होता है वो कई कलर्स का मिश्रण होता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो होता है कई कलर का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। उसमें जो भी कलर होते हैं उनका क्रम है इस तरह, वीप ड्योर। एक हम लोग पढ़ते हैं, एक फार्मूला है वीप ड्योर, यानी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग, 7 कलर मिक्स्ड होते हैं। सनलाइट में 7 कलर मिक्स्ड होते हैं। इस सब लेटर का अपना अपना इंग्लिश है। वी से वायलेट हो गया, वी फॉर वायलेट हुआ, आई फॉर ये बैगनी हो गया, एक नीला होता है, इंडिगो कलर होता है। फिर बी से ब्राउन हो गया, ब्लू समझ ले हम लोग, ब्लू ब्राउन करते हैं इसको, ब्राउन। फिर जी से थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, दोनों बी से ब्लू ही है। वायलेट और ब्लू दोनों थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जरूर होता है, बैगनी होता है, नीला होता है, कुछ दूसरा कलर का। जी से ग्रे हो गया, वाई से येलो हो गया, ओ से ऑरेंज हुआ, सॉरी यहां ग्रीन है, ठीक है। जी से ग्रीन है, यहाँ वायलेट से नीला हो गया, बैगनी, तो इसको ब्लू वायलेट समझ सकते हैं, इसे ब्राउन हम लोग लिख सकते हैं। इसका हिंदी में है, हिंदी में इसको जो हम लोग बैनी
आह पिनाला, ठीक है। बैगनी, नीला, आ से आसमानी, तो आ से आसमानी, ओ से ऑरेंज, ऑरेंज, आर से रेड, आर था रेड, तो ये ब्लू ही लिखते हैं यहां, आसमानी का कुछ है नहीं, ये होता है। जैसे कि हम लोग करते हैं कि ये है नेवी ब्लू है, यानी कि पानी का कलर भी जो होता है उस टाइप का होता है। तो ये है हम लोग का विब्ग्यो। तो ये हम लोग देखें कि सूर्य का प्रकाश जो होता है 7 रंगों का होता है, 7 कलर का मिश्रण होता है, लेकिन हमें ये 7 रंग मिलकर उसे व्हाइट जैसा बनाते हैं, जो हमें कि ऐसे तो सूर्य का प्रकाश कोई रंग का नहीं दिखता, लेकिन हमें या तो उजला मालूम पड़ता है, नहीं तो चमकीला गोल्डन टाइप का मालूम पड़ता है। ये हमें कब मालूम पड़ता है 7 रंगों में, जैसे कि इन द टाइम ऑफ रेनी सीजन, बरसात के मौसम में कभी कभी हम आसमान के किसी छोर पे, किसी साइड पे देखते हैं कि 7 टाइप की स्ट्राइप बन गई है, तो उस स्थिति में हमें सूर्य का प्रकाश, वहां 7 रंग हमें क्लियरली फील होते हैं, क्लियरली मालूम पड़ते हैं। अब हम लोग को नेक्स्ट चीज जो इसमें टॉपिक पढ़ना है, उसमें पढ़ना है हम लोग को ह्यूमन आई। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन आई। मिटा सकते हैं आप जो लिखे हैं ये सब। तो अब हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन आई। मिटा दे मुझे। अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या होता है? हम लोग सब लोग समझते हैं कि हम लोग का आईज का हमारे जीवन में क्या इंपोर्टेंस है, हमारे लिए क्या इंपोर्टेंस है। तो आई इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी एनीथिंग, जिसकी मदद से हम लोग को किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपके प्रीवियस क्लास में बताया कि ये तो हम लोग ऐसा अपने अंदर मानते हैं, फील करते हैं कि हम लोग आंखों से ही वस्तु को देख पाते हैं, बट सिर्फ आंखों का ही वस्तु को देखने में योगदान नहीं होता। वो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रूल का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस होता है। हाँ, ये सही है कि आंखें नहीं रह पाएंगी तो नहीं देख पाएंगे हम लोग, आंखें एक माध्यम है, लेकिन सबसे जो प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक सोर्स जो उसमें हेल्प करता है वस्तुओं को देखने में, वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग में इसमें ह्यूमन आईज में देखते हैं, ह्यूमन आई इज आल्सो वंडरफुल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक प्रकाशीय यंत्र होता है। आई इज सिमिलर टू द फोटोग्राफिक कैमरा, और किस तरह कार्य करता है? फोटोग्राफिक कैमरा की तरह। अगर कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो जैसे कि एक बार हम लोग कैमरा से कोई चीज का फिगर लेते हैं तो कैमरा में फिगर रहता है, उसी तरह मानव नेत्र भी अगर किसी वस्तु को देखता है तो कुछ सेकंडों तो उन वस्तुओं का तस्वीर मानव नेत्र में रहता है, जब तक कि कोई दूसरी वस्तु को हम नहीं देखते। ठीक है, तो आई सिमिलर टू द फोटोग्राफिक कैमरा विच हैव ए लेंस ऑन द साइड एंड सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना ऑन द अदर साइड। करा कि मानव नेत्र में भी लेंस होते हैं और एक सेंसिटिव स्क्रीन होता है, एक संवेदनात्मक झिल्ली होती है, परत होती है ऑन द अदर साइड, दूसरे तरफ, जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि लेंस में वस्तु लाइट रेस का रिफ्लेक्शन होकर लेंस में पड़ता है, और उस लेंस से जो उसके दूसरी तरफ जो सेंसिटिव स्क्रीन होता है, जो संवेदनात्मक झिल्ली होता है, उस पर उसका इमेज बनता है वस्तु का। यानी कि यहाँ कोई लेंस हो गया, लाइट रेस जिस पे पड़ा, इंसिडेंट रेस जो भी है इस पे पड़ा, तो उसके दूसरे साइड में क्या होता है कि झिल्ली होती है, एक झिल्ली होती है, एकदम पतली झिल्ली होती है, जिसे हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना, इस पे वस्तु का इमेज बनता है। कैसी वस्तु है? ये वस्तु का इमेज बनता है, और ये लेंस होता है, इस लेंस को, ये लेंस होता है।
हम लोग देखते हैं कि जिनकी आयु ज्यादा हो जाती है उनका लेंस काम नहीं करता, तो लेंस दूसरा, आंखों में लेंस दूसरा लगवाता है, जिससे वो फिर वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वस्तुओं को देखने में, मानव नेत्र में। The human eye consists several parts. मानव नेत्र के कई भाग होते हैं। Each part has a scientific structure and function. हर एक भाग का एक अपना कार्य होता है। The front building transparent part of the eye is cornea. कह रहा है कि जो आंख का हमारा अगला भाग होता है वो पारदर्शी होता है, जिसमें लाइट रेस पड़ती है, इसे कॉर्निया कहते हैं। It allow the light to enter in the eye part. ये लाइट रेस को हमारी आंखों के पुतली में, जिसके अंदर की लेंस होता है, उसमें प्रवेश करने में ये मदद करता है। आईबाल होता है जिसके अंदर, तो मदद करता है। फ्रंट बिल्डिंग ये हो गया। सिलियरोटिक इज द व्हाइट आउटर मोस्ट कवर ऑफ द आई। ये आंख का सबसे बाहरी परत होता है। इट प्रोटेक्ट्स वाइटल इंटरनल पार्ट्स ऑफ द आई। और ये क्या करता है कि आंख के अंदर के हमारे जीवित भागों की सुरक्षा करता है। ये हम लोग का आंख का जो अगला भाग है, ये जो है ना, यही सिलियरोटिक होता है। बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज ए क्रिस्टलिन लेंस, यानी कि कॉर्निया के अंदर रवादार लेंस होते हैं। इसमें कई रवा टाइप के होते हैं, रवादार लेंस होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलिन लेंस होते हैं। एक लिक्विड टाइप का होता है, इसके अंदर कई तरह के क्रिस्टल होते हैं, रवादार लेंस होते हैं। विच इज हेल्ड इन पोजीशन बाय द रिंग ऑफ मसल्स, जो कि अवस्थित होते हैं मांसपेशियों के रिंग के अंदर, ठीक है। कई मांसपेशियां होती हैं रिंग टाइप की, इसके अंदर अवस्थित होते हैं, क्रिस्टल टाइप के लेंस होते हैं। द लेंस फोकस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑन द रेटिना, और लेंस का जो फोकस होता है वो रेटिना पे वस्तुओं का इमेज बनाता है। ये रेटिना पे वस्तु का इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। इमेज का मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट से होकर लाइट रेस हमारे आंखों पर पड़ती है। इधर मान लीजिए ऑब्जेक्ट कोई हो गया, ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ बॉक्स हो गया, ये बॉक्स है, ऑब्जेक्ट एक है, और क्या है, इस ऑब्जेक्ट पे सन से सनलाइट, सॉरी यहाँ मान लेते हैं, यहाँ सन है, इस सन से, ये सन है हम लोग का, ये सन से इंसिडेंट इस रेस पे, इंसिडेंट रेस इस बॉक्स पे पड़ती है, इंसिडेंट रेस, और ये बॉक्स से रिफ्लेक्ट होकर, यहाँ रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, रिफ्लेक्टेड रेस हमारी आंखों पर पड़ती है। तो आंखों के अंदर लेंस होते हैं, लेंस मांसपेशियों के अंदर अवस्थित होते हैं, जो क्रिस्टल रूप में होते हैं, रवा रूप में होते हैं, और हर लेंस का एक फोकस होता है। वो फोकस जो होता है उस इंसिडेंट रेस को रेटिना पे परावर्तित कर देता है, सब परावर्तित करेगा, ये रेटिना पे परावर्तित कर देता है, हर एक अलग अलग परावर्तित कर रहा, और यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ भी लाइट रेस भी कई बीम में आ सकती है, कई प्रकाश पुंजों में आ सकती है। जरूर नहीं कि एक ही प्रकाश पुंज में आएगी, कई प्रकाश पुंजों में आ सकती है। तो यहाँ पे रेटिना पे वस्तु का इमेज बनता है। द सिलियरी मांसपेशी, जिस तरह जिसकी वजह से हम लोग वस्तु को देख पाते हैं, द सिलियरी मसल्स चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एज डिजायर्ड। कह रहा है कि सिलियरी मांसपेशियां क्या होती हैं, इनकी लंबाई घटती बढ़ती है। ये जो मांसपेशियों के अंदर जो लेंस है हमारे में, इनकी लंबाई घटती बढ़ती है, जिसके वजह से फोकल लेंथ भी घटते बढ़ता है। यानी कि अगर इनकी लंबाई बढ़ गई तो फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगा, लंबाई घट गई तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा, और जिससे वस्तुओं का साइज भी, यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट होकर रेस भी पड़ती है, इनका साइज भी, वस्तुओं का साइज भी घटता बढ़ता है। रेटिना इज द सेंसिटिव हेमिस्फेरिकल स्क्रीन, इट रिसीव्स द ऑप्टिकल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यही हम लोग बोले कि यही मैं बता रहा था कि रेटिना जो होता है एक तरह का सेंसिटिव स्क्रीन होता है, संवेदनात्मक झिल्ली होता है, जो संवेदनात्मक झिल्ली होता है जिसपे सिलियरी मांसपेशियों के अंदर जो लेंस अवस्थित होते हैं, उनपे जो
इंसिडेंट रेस पड़ती है उन्हें उनके रिफ्लेक्शन के उपरांत जो इमेज फॉर्म होता है, जो उसके सामने वाली परत पे सामने वाली जो स्क्रीन होता है संवेदनात्मक, उस पे जो मतलब कि इंसिडेंट जो रिफ्लेक्ट होने के उपरांत पड़ती है उनका प्रतिबिंब बनता है, इस पे इमेज बनता है। और इमेज जो बनता है तो चूंकि ये संवेदनात्मक झिल्ली होती है इसलिए हम लोग फील कर पाते हैं कि कौन सी वस्तु है, कितनी बड़ी वस्तु है, ऐसा हमारे अंदर उसका सेंस पहुंचता है, सेंसेशन पहुंचता है, समझ पहुंचती है हमें। The space between the cornea and the lens is filled with a watery fluid called the aqueous humor। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बताया, अभी जस्ट पहले बताया कि कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड टाइप का पदार्थ भरा होता है, जल जैसा मालूम पड़ता है, जिसे एक्वियस ह्यूमर कहा जाता है। इट प्रिवेंट्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। करेक्ट, ये जो द्रव होता है आंखों के अंदर, जो आपको कॉर्निया और लेंस के बीच में अवस्थित होता है, ये क्या करता है कि हमारी आंखों को वायुमंडलीय दबाव घटने बढ़ने पर हमारी आंखों की सुरक्षा करता है, हमारी आंखों को जो मुश्किल होता है उस समय उससे सुरक्षा करता है। द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज फिल्ड विथ ए ट्रांसपेरेंट फ्लूइड कॉल्ड विट्रियस ह्यूमर। कहने का मतलब है कि वह स्पेस, वह गैप जो लेंस और रेटिना के बीच होता है, वो भी एक जेली जैसे पदार्थ से, फ्लूइड जैसे पदार्थ से भरा होता है, जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, जिसे हम लोग विट्रियस द्रव कहते हैं। इट्स फंक्शन इज इन फोकसिंग द रेज क्लियरली ऑन द रेटिना। इसका क्या कार्य होता है कि ये इसका फंक्शन होता है कि रेटिना पे वस्तुओं का क्लियरली फोकस का निर्माण करना, इसे विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। विट्रियस ह्यूमर। और एक जो था हम लोगों का वाटरी फ्लूइड होता है, जिसे एक्वियस ह्यूमर कहते हैं, स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। ये हम लोग का जो कॉर्निया और लेंस के बीच में स्पेस होता है, ये भी द्रव जैसा पदार्थ से भरा होता है, यहाँ पे बहुत कम स्पेस है। तो ये जो हम लोगों का द्रव जैसा जो पदार्थ है, एक्वियस जो पदार्थ है, इसे हम लोग कहते हैं एक्वियस ह्यूमर। अब हम लोग पढ़ेंगे द करंट पार्ट ऑफ द आई बिहाइंड द कॉर्निया इज कॉल्ड द आइरिस। आंखों के अंदर जो कलर्ड पार्ट होता है, जो रंगीन भाग होता है, उसे आइरिस कहते हैं। आइरिस है जो स्मॉल होल, और इस आइरिस में एक स्मॉल होता है, छोटा सा छिद्र होता है, बीच इज कॉल्ड द पिupil, जिसे हम पिupil कहते हैं या पुतली कहते हैं। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग इन आईज। यह आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ पिupil, पुतली के व्यास को घटा बढ़ाकर। यानी कि हम लोग आंखें अगर ज्यादा खोल के देखेंगे तो हमारी आंखों में ज्यादा प्रकाश लाइट रेज घुसेंगी, और अगर हम लोग आंखों को मतलब कि संकुचन, आंखों में अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो कम लाइट रेज घुसेंगी। तो आंखों के कंस्ट्रक्शन और स्ट्रेचिंग, फैलाव में और कहने का मतलब कि कंट्रैक्शन में, सिकुड़न में कौन मदद करता है? तो ये प्यूपिल पे डिपेंड करता है, आइरिस पे डिपेंड करता है। सो ऑल दिस पार्ट फ्रॉम ए रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। और इस तरह हमारे रेटिना पे वस्तुओं का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बढ़ा हुआ प्रतिबिंब बनता है, इन्वर्टेड बनता है, पार्श्विक प्रतिबिंब बनता है, उल्टी छाया बनती है एंड धुंधली छाया बनती है। ये हम लोग के किस पे निर्भर करता है? तो ये प्यूपिल पे निर्भर करता है। ये आंखों के अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और प्यूपिल पे निर्भर करता है। और प्यूपिल जिसमें होता है उसे आइरिस कहते हैं। तो कह सकते हैं कि प्यूपिल पर निर्भर करता है, आइरिस पे निर्भर करता है। अब हम लोग देखेंगे कि एट द लास्ट ऑप्टिक नर्व कैरी द इंप्रेशन ऑफ द रेटिना टू द ब्रेन। और चूंकि रेटिना जो है संवेदनात्मक झिल्ली होते हैं, तो इससे सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। रेटिना से सेंसेशन कहां पहुंचता है? हमारे ब्रेन तक पहुंचता है ये सेंसेशन। ये हमारा ज्ञान, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है, इसका सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, ह्यूमन ब्रेन तक पहुंचता है।
ये हम लोग का ब्रेन है, सॉरी यहाँ तक कवर हो पा रहा है, ब्रेन, ये ह्यूमन ब्रेन है, ये ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन तक पहुंचता है, ये दिख रहा है उसमें देखिए तो ये अच्छा ब्रेन तक पहुंचता है सेंसेशन, और जिससे हम लोग द ब्रेन चेंजेस इन्वर्टेड इमेज टू द इरेक्ट इमेज, और ब्रेन क्या करता है कि वस्तुओं का अगर इन्वर्टेड इमेज भी हमारे आंखों के अंदर बनता है तो उसे समझ जाता है कि ये कैसी वस्तु है, ये वस्तु, वो ब्रेन समझ जाता है कि वस्तु एक्चुअली ऐसी है नहीं, ये इस तरह की गई है, उसका सीधा प्रतिबिंब हमारे आंखों में, उसका सीधा ज्ञान होता है कि कैसा प्रतिबिंब है। अब हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे दिया है फैक्ट दिया है, डू यू नो द मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट ऑन द रेटिना इज कॉल्ड द एलियोस्कोप। कह रहा है कि क्या आप लोग जानते हैं कि आंखों के अंदर, रेटिना के अंदर जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, एक सबसे सेंसिटिव पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है जो सबसे सेंसिटिव होता है, जिसे हम लोग एलियोस्कोप कहते हैं। यहीं से संवेदन, यहीं से सेंसेशन हमारे ब्रेन तक डायरेक्ट पहुंचता है, ठीक है, इसे एलो पॉइंट कहते हैं। इट इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द रेटिना, और ये रेटिना के एकदम सेंटर में होता है, अगर इधर उधर हो गया होगा तो सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पे ये एकदम मिड में रेटिना होता है, यहाँ से डायरेक्ट सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, ये यही पॉइंट है, इसे हम लोग एलो पॉइंट कहते हैं। इट हैज टू फोकस एंड फॉर्म वेरी क्लियर इमेजेस, यह क्या करता है कि हमारे मस्तिष्क में वस्तुओं का प्रतिबिंब का सीधा निर्धारण करता है, क्लियर इमेज करता है। अब केयर ऑफ आईज, अब हम लोग को पढ़ना है कि हम लोग आंखों का केयर, देखभाल, सुरक्षा कैसे कर सकेंगे, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इट इज नेसेसरी दैट यू शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर आईज, यह हम लोग के लिए आवश्यक है कि हम लोग आंखों का उचित देखभाल करें। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, अगर आंखों में कोई समस्या हो, यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट, हमें तुरंत आंखों के विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। हैव ए रेगुलर चेकअप, और उनका रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि आंखें हमारी बहुत ही संवेदनशील पार्ट होती हैं और बहुत ही मुलायम पार्ट होती हैं। इफ एडवाइज्ड यूज सुटेबल स्पेक्टेकल्स, यानी कहने का मतलब कि अगर डॉक्टर सलाह दे तो हमें उचित ग्लासेस का भी यूज करना चाहिए, क्योंकि एक लिमिट के, एक समय उपरांत हमारे लेंसेज के पावर जो होते हैं, आंखों के अंदर जो लेंसेज होते हैं, इनके पावर कम होने लगते हैं, वो उम्र के प्रभाव के चलते कम होने लगते हैं, तो हमें आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर चेकअप करा लेना चाहिए। और जो सुझाव दे, अगर हमें बोले कि आपकी आंखों की क्षमता कम हो गई है, आपको ग्लास की जरूरत है, स्पेक्टेकल की जरूरत है, तो हमें जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्रेन भी प्रभावित होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो उसका असर ब्रेन में भी पहुंचेगा। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर द आई, हम लोग के आंखों के लिए बहुत ज्यादा प्रकाश और बहुत कम प्रकाश, दोनों ही नुकसान होते हैं। बहुत ज्यादा प्रकाश में आंखें अनकंफर्ट महसूस करती हैं, और बहुत कम प्रकाश में हम वस्तुओं को अच्छे से देख नहीं पाते, दोनों स्थिति में नहीं देख पाते हैं। इनसफिशिएंट लाइट कॉजेस आई स्ट्रेन, आंखों पे अगर ज्यादा तेज लाइट पड़ेगी तो आई स्ट्रेन कॉज करेगा, द हेडेक, सर दर्द क्रिएट करेगा। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ द सन और पावरफुल लैंप्स कैन इंज्यूरी रेटिना, कहने का मतलब कि सूर्य पे अगर हम लगातार देखें या पावरफुल लैंप्स पे देखें, ये हमारे रेटिना को इंज्योर करता है, उन्हें प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है। विच इज वेरी डेलिकेट, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। डू नॉट लुक एट द सन और पावरफुल लाइट, इसलिए हमें सूर्य पे लगातार नहीं देखना चाहिए, पावरफुल लाइट में भी लगातार नहीं देखना रहना चाहिए। नेवर रब योर आईज इफ एनी स्मॉल पार्टिकल और डस्ट गोज इनटू योर आई, अगर हमारी आंखों में कोई धूल कर चला गया तो लगातार नहीं रगड़ना चाहिए, उसे हम लोग रुमाल, हैंडकरचीफ या किसी या पानी छिड़कर निकाल लेना चाहिए। इफ कंडीशन डज नॉट इंप्रूव, अगर हम अच्छे नहीं हो पाते उसके बावजूद भी, तो हमें डॉक्टर से के पास पूरा जाना चाहिए। वॉश योर आईज फ्रीक्वेंटली विद क्लीन वाटर, हमें अपनी आंखों को साफ जल से धोना चाहिए। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, और हमें हमेशा एक निश्चित दूरी पर बुक रख के ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि निश्चित दूरी पर रखकर नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा सटा के भी पढ़ेंगे तो आई स्ट्रेन, आंखों में तनाव महसूस होगा, और दूर करेंगे तो क्लियरली दिख नहीं पाएगा, उस तरह भी आंखों में तनाव, आंखें तनाव में आएंगे। तो ये सब सजेशन का, ये सब स्टेप्स का हमें जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आंखों का हमारे जीवन में बहुत ही काफी इंपोर्टेंस है। इसलिए अगर हम लोग आंखों को बचाकर नहीं रखेंगे,
एक अच्छे नियम के मुताबिक आंखों का यूज हम लोग नहीं करेंगे तो हमें आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यू हैव लर्नड अबाउट बैलेंस्ड डाइट इन क्लास 6, जैसा कि आप लोग क्लास 6 में बैलेंस्ड डाइट के बारे में पढ़ ही चुके हैं। इफ फूड इज डेफिशिएंट इन सम कंपोनेंट, अगर भोजन में कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, आई मे आल्सो सफर, तो उससे आंखें भी प्रभावित होती है। क्योंकि जो भोजन हम लोग बैलेंस डाइट करते हैं उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं, हर पोषक तत्व कुछ अलग अलग शरीर के भागों को अपना योगदान पहुंचाता है। जैसे हमारे दांतों को कैल्शियम की जरूरत होती है, आंखों को अदर पार्ट की जरूरत होती है, अदर पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इसलिए जो भी पोषक तत्व लेते हैं वो हमारी आंखों तक भी पहुंचता है, तो हमें अपने भोजन में भी उन पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए जो आंखों के लिए उपयोगी हो। तो ऐसे हम लोग को आंखों का, हमें अपनी आंखों का बैलेंस्ड केयर यानी प्रॉपर केयर जरूर रखना चाहिए। आगे चल के फ्यूचर में आंखें ही हमारी मतलब कि वस्तु को देखने में हेल्पफुल होती हैं। One should therefore include the diet components which have vitamin A, raw carrot, broccoli, and green vegetables such as spinach, palak, methi, amarnath, and cod liver oil are rich in vitamin A, egg, milk, curd, paneer, butter, ghee, and fruits such as papaya, banana, mango, apple, dates, etc. also contain plenty of vitamin A। कहने का मतलब कि हमें भोजन में इन सब तत्वों को शामिल करना चाहिए। बनाना, मैंगो, मेथी, स्पिनाच, पालक का साग हो गए, जो भी वेजिटेबल्स हो गए, राह कैरेट, गाजर हुआ, ब्रोकली हुआ, बटर, पनीर, घी, फ्रूट्स, फल हुए, और दूध, दही, मक्खन, ये सब चीजें आंखों को यानी आंखों के लिए यूजफुल होती है। आंखों के लिए सबसे यूजफुल जो तत्व है यानी कंपोनेंट जो है विटामिन ए है। तो हमें अपने भोजन में उन सब चीजों को भी शामिल करना चाहिए जिनसे विटामिन ए हमारी आंखों तक पहुंचे। क्योंकि अगर विटामिन ए आंखों को नहीं मिल पाएगा तो आप सब लोग जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी, यानी कि क्या हो जाता है, रतौंधी रोग, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, रातों में वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। दिन के टाइम में पर्याप्त लाइट होता है तो वस्तुओं को देख भी पाते हैं, बट रातों में वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए आंखों की प्रॉपर केयर के लिए भोजन में, न्यूट्रिएंट्स में, यानी कि उन चीजों का होना जरूरी है जिसमें कि विटामिन ए प्रॉपर मात्रा में और सफिशिएंट मात्रा में पाया जाए। हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेने का यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर के सारे पार्ट, बैलेंस डाइट लेंगे तो सारे पार्ट को उनका कंपोनेंट हो जाएगा, जिससे हमारे सारे पार्ट सुरक्षित रहेंगे, साथ आंखें भी सुरक्षित रहेंगी। आज बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग अगला पढ़ेंगे विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड राइट, यानी कि जो विजुअली चैलेंज होते हैं जिनको देखने में दिक्कत होता है, वस्तुओं को, चीजों को पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, थैंक्स।